माँ, मैं कभी शादी वादी नहीं करूँगी, कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, जब उसकी माँ ने उसके सामने उसकी शादी की चर्चा छेड़ी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। और फिर कविता ने बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं कविता, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसी रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी में देखो, शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक। कहती हुई वह अचानक रुक सी जाती है और आंसू भरी नेत्रों से अपनी माँ की ओर देखती है। तो माँ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ इन बातों को, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही है पराया धन। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगी कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। और वह अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेती है। कुसुम अपनी बेटी कविता को बेहद प्यार करती है। आज 20 साल हो गए उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब कुसुम का अपने पति से तलाक हुआ था, तब कविता महज 6 वर्ष की थी। आज जब वह अपनी बेटी की शादी कर ससुराल विदा करने की बात कह रही है, तो उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया, ताकि उनकी बेटी को कोई कष्ट ना हो। कविता आज़ाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद आधुनिक परिवेश में हुई थी। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिशें नहीं लगाई। कविता ने भी अपनी माँ को हमेशा ही एक स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते देखा है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से यह बात जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उन्हें झेलना पड़े, झेल लेंगी, परंतु अपनी तकलीफ़ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेंगी। कविता का शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर कुसुम बड़े ही भावुक होकर बोलती है, बेटा, तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने। और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से विदा तो होना ही है। और फिर हंसते हुए वो बोलती हैं, और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छुपा है। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? एक ना एक दिन मैं भी इस दुनिया को अलविदा तो कहने ही वाली हूँ। फिर तुम अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उनका गला भर्रा जाता है। नितिन एक पढ़ा लिखा लड़का है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर तैनात है। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दादी है, जो काफ़ी उम्र दराज है। कुसुम को अपनी बेटी के लिए रिश्ता बहुत पसंद आता है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उसके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई और नहीं था। वहाँ इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। कुसुम अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवर जेवरात जो अब तक उन्होंने संभाल कर रखे थे, को भी शादी का खर्चा जुटाने के लिए बेच देती है, ताकि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर सके। बेटी के ससुराल वालों को किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया था। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी, और उसी की खातिर तो वे वर्षों से पाई पाई जमा कर रही थी। विदाई के वक्त कविता की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। धुंधली आंखों से उसने अपनी माँ की तरफ और उस घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था। अरे, पूरा पल्लू माथे पर रखो नई बहू, ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से झिड़कते हुए कहा, और उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया गया। परंतु आंखें पल्लू में ढक गई तो मैं देख कैसे पाऊंगी? उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने हरी साड़ी में नाक तक घूंघट किए हुए अपनी जेठानी को देखा, जो बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की रक्षा करने के लिए अपनी नाक तक घूंघट खींच रखी थी। कविता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने घूंघट रखा जाता है? यह आवाज़ उसकी सास की थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल ना उठाएं। कविता की आवाज़ में थोड़ी
कठोरता आ गई थी। तुम मेरी माँ से तमीज से बात करो। नितिन गुस्से से कविता की ओर देखते हुए चिल्ला पड़ता है। ऐसा बर्ताव देख कविता तिलमिला सी जाती है और गुस्से से नितिन की ओर देखती है। अरे, नई बहू दरवाजे पर ही कब तक खड़ी रहेगी? कोई उसे अंदर क्यों नहीं ले आता? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर बैठे बैठे ही आवाज लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वे असमर्थ थी। वैसे भी उनके कानों ने उनके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। यमराज तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र और घर की उन्नति के लिए कई बार काशी के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्मकांड, पूजा अर्चना करवा चुकी हैं, ताकि चित्रगुप्त का लिखा बदलवाया जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है, और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से छोटे पोते की शादी कराई जाए। अतः कविता की नाक पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्रवधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा दे दिया गया था। और अब उन्हें बेचैनी इस बात से हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश होना चाहिए, वरना कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन घूंघट के ना होने पर उखड़े उस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? कविता गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है। तुम्हें तुम्हारे पति से कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही कविता की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे, इसे तो अपने पति से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। कविता की सास ने बेहद ही गुस्से में कहा। पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, आप मुझे तमीज़ मत सिखाइए। कविता के स्वर भी ऊंचे हो उठे थे। पहले आप अपने बेटे को अपनी पत्नी से बात करने का सलीका सिखाइए। कविता, नितिन गुस्से में चीख पड़ता है। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। कविता ने भी ठीक उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा था। इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पति से जबान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों के संस्कार का क्या? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? कविता ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम सीमा लांघ रही हो, नितिन फिर चिल्लाता है। और आप लोग भी मुझे मेरी हद ना सिखाएं। कविता, और नितिन का कविता पर हाथ उठ जाता है। कविता गुस्से से तिलमिला उठती है, साथ में उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है और आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उमड़ा पड़ता है। अचानक उसके पैर डगमगा जाते हैं और नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा टकराते हैं और वह कलश उछाल खाता हुआ सीधा दादी सास के सिर से जा टकराता है और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतना शून्य होकर बिस्तर पर ही एक ओर लुढ़क जाती हैं। सभी तरफ कोहराम मच जाता है। लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं इसके। गुस्से में दादी सास को ही कलश चलाकर दे मारी। अरे हाय हाय, अब तो ऊपर वाला ही रक्षा करे। कविता ने नज़र उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़की हुई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था और गले से तुलसी की माला नीचे लटकी हुई जमीन को छू रही थी। यह दृश्य देखकर कविता की सांसें मानो क्षण भर के लिए जैसे रुक सी गई। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? कविता की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई बेतहाशा दादी सास की ओर दौड़ पड़ती है। कविता को भी तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिखा। उसके होठों पर ब्राउन गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी और साड़ी की मैचिंग की ही उसने बिंदी अपने बड़े से माथे पर लगा रखी थी। आंखों पर नीले रंग के आई शेडो भी लगा रखे थे और गले में भारी सा लटकता हुआ हार पहन रखा था। उनका यह बनाव श्रृंगार उनके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। कविता भी दादी सास की स्थिति देखकर घबरा जाती है और आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश में अपने पैर आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही नितिन उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है। वो पीछे की दीवार पर अपने हाथ से टेक बनाते हुए खुद को गिरने से बचा लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो।
नितिन ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी। अपने पति के इस व्यवहार से कविता का मन दुखी होता है। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं। वो मन ही मन सोचने लगती है कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने अपमान और दुख के साथ हो रही है, उस रिश्ते में सब आखिर बचा ही क्या है। और आज नए जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका इस कदर अपमान कर रहा है। जिस मानसिकता का प्रदर्शन उसके पति और उनके घर वालों ने किया है, जितनी कुंठित विचारधारा इन सबों की है, वैसी मानसिकता के साथ वह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसके लिए वहाँ रुक पाना अब मुश्किल हुआ जा रहा था। और इन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही थी, तो वह था नितिन का उसके प्रति व्यवहार। कहाँ तो वह मन में सुंदर सपने सजोए अपनी माँ के घर से विदा हुई थी। अपने जीवन साथी के लिए जिस सुंदर छवि, जिस सुंदर चित्र को उसने सजोया था, वह अब एक झटके में ही टूटता बिखरता नजर आ रहा था। सभी तरफ कोहराम मचा हुआ था। लोग फिर से वही चर्चा करने लगते हैं कि देखो तो जरा नई बहू के तेवर। गुस्से में अपनी दादी सास को ही कलश चलाकर दे मारी। तभी कोई डॉक्टर को बुला लाता है। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने दवा दे दी है, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। खैर, उनकी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के प्रभाव से भी दादी सास मौत के मुंह से बच निकलती है। अरे, अब क्या वहीं खड़ी रहेगी महारानी? कोई उसे अंदर लेकर आओ। सास ने बड़े ही गुस्से में आवाज़ लगाई। नहीं, मैं अब इस घर में पैर नहीं रखूंगी, कविता ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा। क्या कहा? कैसी कुलक्षणी है यह? अब और कोई कसर रह गई है क्या? सास ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अब ज़्यादा नाटक मत करो, चलो अंदर। नितिन ने उसका हाथ जोर से खींचकर कहा। नहीं, मैं अब आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकूंगी। कहते हुए कविता एक झटके में नितिन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसके घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। कहते हुए कविता दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी माँ के घर की ओर चल देती है। कविता मन ही मन सोचती जाती है कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, उसे पूरी उम्र कैसे निभा पाऊंगी। जो परंपरा एक औरत को खुलकर जीने पर भी पाबंदी लगा देती है, जिस रिश्ते में पति जैसा चाहे वैसा सुलूक करे और पत्नी के मुंह खोलने पर भी पाबंदी हो, वैसे रिश्ते से तो अकेले की ही जिंदगी बेहतर है। माँ ने तो सारी जिंदगी अकेले ही काटी है, बिना पापा के सहारे के। उन्होंने तो मेरे लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान किया है। सारी उम्र उन्होंने मुझे सहारा दिया है। अब मैं उनका सहारा बनूंगी। और कविता अपनी माँ के घर चल दी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। शरद ऋतु की गुनगुनी धूप और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ने पूरे वातावरण को अपने खुशनुमा आगोश में भर रखा था। आज बरसों बाद फिर से एक बार अनु को ऐसी खुशी के आनंद की अनुभूति हो रही थी जिसकी उसे बेसब्री से प्रतीक्षा थी। मन अनगिनत सपनों की दुनिया में विचर रहा था। बहुरानी, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? रामू काका की आवाज से अनु की तंद्रा टूटी। चाय? ठीक है काका, ले आओ। और हाँ सुनो, अपने लिए भी लेते आना, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया और रसोई घर की तरफ चले गए। काका, चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है। ऐसी तो हमेशा ही बनती है बहुरानी, पर तुम्हें शायद आज ज़्यादा अच्छी लगी। इतना कहते हुए रामू काका खुरपी लेकर बागवानी करने बैठ गए। ध्यान से काका, कहीं तुम्हारी खुरपी से कोई कली आहत ना हो जाए। अरे नहीं बहुरानी, यह तो हम बरसों से करते आ रहे हैं और ये फूल पत्तियां भी है ना, हमारे हाथों के स्पर्श को भली भांति पहचानते हैं। अगर ये हमारी गलती से मुरझा भी जाए ना,
तो हमें इनमें प्राण फूंकना भी आता है। बहुरानी, रामू काका ने विश्वास भरे नेत्रों से अनु की ओर देखते हुए कहा, काश कि मेरी भी इन हाथों में प्राण फूंकने की क्षमता होती, तो आज मेरी जीवन बगिया भी खुशियों से लहलहा रही होती, जो कि बिना किसी कसूर के समय के हाथों मजबूर हमेशा के लिए मिटा दिए गए। मन ही मन अनु बुदबुदा रही थी, क्या हुआ बहुरानी, कहाँ खो गई? और तुम्हारी आंखें डबडबा क्यों गई? कुछ नहीं काका, अनु ने अपने आंखों की कोर पर ठहरे हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। तभी घर की डोरबेल बजी। कितनी देर लगा दी बहू गेट खोलने में? मंदिर से आई सासू माँ ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। अच्छा, जल्दी से एक कप चाय बना दो, तब तक घर की आरती करके आती हूँ। जी ठीक है माँ जी। और हाँ, चाय बनाकर तुम तैयार हो जाना, डॉक्टर से मिलने जाना है। डॉक्टर? डॉक्टर से मिलकर क्या होगा माँ जी? मेरी किस्मत में संतान का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं, निराशा भरे शब्दों में अनु ने कहा। ऐसा कहकर शायद किसी अनहोनी के भय से अनु क्लिनिक पर जाने की बात को टालना चाहती थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते बहू, भरोसा रखो ईश्वर पर। ईश्वर, काश कि ये भरोसा आपको भी होता माँ जी। अनु मन ही मन बड़बड़ाई। थोड़ी ही देर में दोनों क्लिनिक पहुंची। हे प्रभु, इस बार तो अच्छी खुशखबरी सुना दो, सासू माँ मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। चलिए माँ जी, रिपोर्ट मिल गई। हाँ हाँ चलो। माँ ने गाड़ी में बैठते ही कौतूहलवश जानना चाहा, क्या कहा डॉक्टर ने? अनु बिना किसी प्रतिक्रिया के कार की खिड़की पर अपना सिर टिकाए बाहर की ओर शून्य भाव से देखे जा रही थी। क्या कहा डॉक्टर साहिबा ने? बताती क्यों नहीं? या फिर इस बार भी? आपकी प्रतीक्षा पूरी हुई माँ जी। सच? यह सुनते ही सासू माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर कृतज्ञ भाव से उठाते हुए कहा, लाख लाख शुक्र है तेरा परवरदिगार, आखिरकार तूने मेरी फरियाद सुन ही ली। पर अनु इस खुशी से अनभिज्ञ खिड़की से बाहर शून्य में नजरें गड़ाए हुए जैसे कि किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही थी। अतीत की निर्मम यादों ने उसे फिर से घेर लिया था। किससे अपने मन की व्यथा कहती सिवाय ईश्वर के? क्यों इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया और मैं बेबस, लाचार, खामोश सब कुछ सहती रही? ईश्वर ने भी उसकी क्यों नहीं सुनी? कितनी ही फरियाद की, गुहार लगाई, मेरी शक्ति को मुझसे छीनकर छिन्न भिन्न कर दिया गया और मैं अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ लुटता हुआ देखती रही। मेरी ना सही, कम से कम उनकी ही सुन लेते प्रभु जी। प्रभु, जो हमारे नाम की घंटी बजाते और आरती करते हैं, तो आज उन मासूमों से विलग होने का दुख तो नहीं होता। आज समाज कहाँ से कहाँ तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है प्रभु, पर तुम्हारे इस धरती पर अभी भी ना जाने कितने ही ऐसे कुंठित मानसिकता वाले इंसान हैं जो बेटा और बेटी के फर्क को लेकर नकारात्मक सोच लिए बैठे हैं। इन्हीं ख्यालों में खोई गाड़ी कब दहलीज पर आकर रुकी पता ही नहीं चला। संभल के ध्यान से उतरना बहू। घर में प्रवेश करते ही सासू माँ ने रामू काका को आवाज़ लगाई। रामू काका, जल्दी से गर्मा गर्म दूध लेकर आओ बहुरानी के लिए। चल ठीक से संभल कर बैठ, तू अब हिलना डुलना नहीं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। सासू माँ की खुशी के मारे ज़मीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। इस बीच कभी कभी अनु की ननद प्रिया का भी फ़ोन आता रहता था। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ प्रिया दीदी। ठीक हो बस, खुश नहीं हो? हाँ खुश भी हूँ। तुम कैसी हो? कभी आओ ना इधर। हाँ भाभी, ज़रूर आऊँगी। बस अब कुछ ही दिनों में भतीजे का मुंह दिखलाओगी ना? खुशी से प्रिया ने दूसरी तरफ से कहा। समय बीता और वह शुभ दिन भी आया जब अनु ने एक बहुत ही सुंदर फूल सी बच्ची को जन्म दिया। ये समाचार सुनते ही सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गया। पोती का मुंह तक भी नहीं देखा और प्रिया को लेकर भागी भागी डॉक्टर के पास गई और फनफनाती हुई केबिन में घुसी और पूरे तैश में बोली, क्यों डॉक्टर साहिबा, आपने तो कहा था इस बार पोते का मुंह दिखाएंगी। डॉक्टर ने भी थोड़ा असमंजस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा और कहा, आप 2 मिनट रुकिए माँ जी, पहले आप मुझे अपना वो रिपोर्ट दिखाइए जो मैंने आपको 9 महीने पहले दिया था। प्रिया ने फाइल डॉक्टर के आगे बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने कहा, माँ जी, दरअसल यह रिपोर्ट अनु की है ही नहीं। इसी नाम की एक और अनु उस दिन भी आई थी,
दोनों की जांच मैंने ही की थी, पर तभी यह अचानक लाइट चली गई। इसी कारण हो सकता है अंधेरे में गलती से दोनों की फाइल बदल गई होगी और नर्स ने दूसरी अनु की फाइल थमा दी होगी। क्या? अब तो सासू माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और लगी अपने नसीब को कोसने। इन सब उथल पुथल के बीच प्रिया मन ही मन बहुत खुश थी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी को कहते हैं जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। इससे पहले उसे अपनी सीता जैसी भाभी के खिलाफ माँ के उटपटांग ताने सुनने पड़े। चुपके से वहाँ से खिसक गई और भाभी के पास पहुँचते ही गले लगाकर बधाई की बौछार कर दी। ओ भाभी, बहुत बहुत बधाई। आज तो वाकई बहुत खुशी का दिन है। रामू काका, चलो सब जगह खूब मिठाइयाँ बांटो और खुशियाँ मनाओ। हाँ हाँ बिटिया, ज़रूर। आज रामू काका की भी आंखें खुशी से नम हो गई थी। भाभी, अब तुम माँ से बिल्कुल भी डरना मत, हिम्मत से मुकाबला करना। हाँ दीदी, अनु ने अपनी फूल सी बच्ची की ओर वात्सल्य भरी नज़रों से निहारते हुए कहा। मेरे जीवन में अब शक्ति आ गई है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।